नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों। मैं नरेंद्र कुमार कुलमित्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। आज आप लोगों के सामने मैं एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर से जो पंचम प्रश्न पत्र है, फिफ्थ प्रश्न पत्र है, उसका जो विषय का नाम है, जो पेपर का नाम है, उत्तर मध्यकाल से आधुनिक काल, जिसमें हम पहले ही 2 इकाई पढ़ चुके हैं। आज तीसरे इकाई में जो टॉपिक है, द्विवेदी युगीन प्रमुख साहित्यकार एवं उनके रचनाएं तथा द्विवेदी युग की जो साहित्यिक जो विशेषता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है बच्चों कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा था सन 1929 में, उसमें उन्होंने बहुत ही तार्किक ढंग से हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया था। और आज भी उनके द्वारा किए गए जो काल विभाजन है, निश्चित तौर से जो साहित्य के विद्वानों के द्वारा बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किए जाते हैं। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन में सबसे पहला काल माना था, जिसे उन्होंने आदि काल कहा था, और उस आदि काल को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। उसके पश्चात दूसरे कालखंड के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नाम है, वो है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। तीसरे कालखंड के रूप में है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीति काल कहते हैं। और चौथे कालखंड के रूप में है, वो है आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, जो कि आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक अवदान से प्रारंभ होता है। तो हम बाकी के 4 कालखंडों के बारे में 3 कालखंडों के बारे में आज विस्तार से अध्ययन तो नहीं करेंगे, इसके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो आधुनिक कालखंड के अंतर्गत भारतेंदु युग के पश्चात जो दूसरा युग का प्रारंभ होता है, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं। आज हम उस द्विवेदी युग के कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए थे, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं, उन्होंने कृति उनकी कौन कौन सी प्रमुख थी, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। साथ ही अध्ययन करेंगे हम द्विवेदी युग की जो साहित्य है, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां क्या क्या थी। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विवेदी युग मतलब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही एक ऐसे इस समय के प्रमुख स्तंभ थे, और उनके साहित्यिक अवदान को ध्यान में रखते हुए इस कालखंड को द्विवेदी युग नाम दिया गया था। 1850 से 1900 तक ईस्वी को यदि हम भारतेंदु युग कहते हैं, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन का जो भार अपने कंधों पर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उठाया, उसके पश्चात की जो अवधि है, इस अवधि में हम कह सकते हैं कि 1903 से 1918 तक की अवधि को द्विवेदी युग के नाम से हम जानते हैं। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को न केवल आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि जो इसके पहले जो भारतेंदु युग है और उसके पहले यदि हम जाएं रीतिकाल, जिसमें ब्रज भाषा एक हमारे हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा के तौर से विराजमान थी,
उस भाषा में कहीं कहीं बदलाव लाते हुए उन्होंने जो खड़ी बोली हिंदी जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी, और अधिक व्याकरणिक दृष्टि से उन्हें परिष्कृत, मानक और परिमार्जित करने का काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने प्रयासों से किया। तो सरस्वती पत्रिका हिंदी भाषा को परिष्कृत करने में इस पत्रिका का महती योगदान रहा है। इस काल में हम यदि देखें तो इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति, मतलब पौराणिक आख्यानकों, पौराणिक कथाओं के आधार पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। अंतर बस इतना था कि इसके पहले भी पौराणिक ग्रंथों की पर रचना होती थी। राम के चरित्र को और कृष्ण के चरित्र को आधार बना करके भक्ति काल में और रीति काल में भी रचनाएं हुई, लेकिन इस काल में जो रचनाएं हुई उसकी विशिष्टता यह है कि इस काल की रचनाएं जितनी भी हुई वो सब खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचना हुई। चाहे हम प्रथम महाकाव्य को ले लें, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य को ले लें, प्री प्रवास, जिनके रचनाकार हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे, या फिर हम साकेत को रचना को ले लें जिनके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी थे। इस सब रचना खड़ी बोली हिंदी भाषा में की गई। तो व्याकरण सम्मत इस काल में खड़ी बोली हिंदी को एक साहित्य की मुख्य भाषा के तौर से सिंहासन पर आरूढ़ करने में यदि किसी ने अपने जीवन को एक कर दिया वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यदि हम द्विवेदी जी को इस काल के प्रमुख कवि माने, साहित्यकार माने, तो इस उनके मार्गदर्शन में और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से और भी बहुत सारे जो कवि हुए उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने के लिए प्रेरित किए। और यदि हम देखें तो इस काल के प्रमुख कवियों में, अन्य कवियों में हैं मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, श्रीधर पाठक जी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, नाथू राम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह नेपाली, मुकुटधर पांडे वस्तुतः हम आगे जब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने छायावाद को, जो वाद है उसको, छायावाद शब्द को इन्होंने ही दिया था, लेकिन इनको द्विवेदी युग के रचनाकार के रूप में भी स्थान दिया गया है। और नाम है सियाराम शरण गुप्त, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं, रामचरित उपाध्याय जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बारे में मैं अपनी और कक्षाओं में बताऊंगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के बहुत बड़े रचनाकार होते हुए भी इनकी विशिष्टता यह है कि इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत ही उद्धव शतक नाम से एक मशहूर इन्होंने रचना रची हैं। इसके अतिरिक्त है लोचन प्रसाद पांडे जी, रूपनारायण पांडे जी। ये कुछ प्रमुख जो कवि थे इस काल के। यदि इन सभी कवियों के यदि हम कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में यदि मैं जिक्र करूं तो मैथिली शरण गुप्त जी की मशहूर रचना है साकेत, जो कि महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त हैं इन्होंने खंड काव्यों की बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें रंग में भंग, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ, जय भारत, गुरुकुल, शकुंतला, चंद्रहास और भारत भारती देश प्रेम पर आधारित ऐसी विशिष्ट रचना है जिसे अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस रचना को पढ़ करके उन्हें लगता था कि लोग, जो देश की जनता है, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसलिए देश प्रेम पर की भावना से भरी हुई इस रचना को अंग्रेज़ों ने इस कृति पर प्रतिबंध लगाया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बहुत ही इस काल के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे, बड़े रचनाकार थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है प्री प्रवास,
जो कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उनका वैदेही वनवास है, चौखे चौपदे हैं, चुभते चौपदे हैं, परिजात है, काव्योपमन है, प्रेम प्रपंच है, पद्य प्रसून है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक जी की प्रमुख रचना है, ये स्वच्छंदतावादी भी कवि कहे जाते हैं, लेकिन ये द्विवेदी युग में ही थे। तो इनकी एक रचना है एकांतवासी योग, उजड़ा ग्राम, श्रांत पथी। मैं आगे जब आप लोगों को समझाऊंगा विस्तार से उस समय और ये बताऊंगा कि श्रीधर पाठक की ये तीनों ही रचना जो पाश्चात्य जो साहित्य है उन रचनाओं की ये कहीं न कहीं एक अनुवाद किया है। ये मतलब जो द्विवेदी युग है उस युग की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि इस काल में के कवियों ने जो प्रसिद्ध कृतियाँ थीं उन कृतियों का इन्होंने अनुवाद भी किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की स्वयं की यदि उनकी रचना यदि हम कहें तो उनकी काव्य मंजूषा है और कविता कलम सुमन आदि हैं। रामचरित उपाध्याय जी राष्ट्र भारती, देवदूत, भारत भक्ति है, मेघदूत है, सत्य हरिश्चंद्र, रामचरित, चिंतामणि प्रबंध काव्य। तो ये रामचरित उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। राम नरेश त्रिपाठी इस द्विवेदी युग के एक बहुत बड़े रचनाकार हैं जिन्होंने कुछ खंड काव्यों की रचना की थी, जिसमें प्रमुख है उनकी रचना है पथिक, स्वप्न, मिलन, मानसी। ये चार उनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। सिया राम शरण गुप्त जी जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये हमारे जो राष्ट्र कवि के रूप में मशहूर हैं मैथिली शरण गुप्त जी के, उनके ये अग्रज थे, उनके बड़े भाई थे। इनकी कुछ प्रमुख कृति है जिसमें खंड काव्य मौर्य विजय, फिर है नकुल, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, बापू। इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना इन्होंने रची है, उसे हम बापू के नाम से जानते हैं। इनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे हैं विषाद, आद्रा, पाथे, मृगमयी, दैनिकी। लोचन प्रसाद पांडे जी की एक रचना है जिसे हम मेवाड़ प्रेम कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रमुख रचनाकार इस काल में हुए। अब यदि हम बिंदुवार यदि इस काल के प्रमुख जो काल की प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करें तो सबसे पहली प्रवृत्ति, सबसे पहली विशेषता द्विवेदी युग की उभर कर आती है। वो पहली रचना है पहले जो विशेषता है वो है राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र प्रेम। इस समय भारत की राजनीति में एक महान परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। दरअसल भारतेंदु युग में जो जागृत राष्ट्रीय चेतना या एक आकार ले रही थी या नए रूप में धारण कर रही थी, उसका व्यापक प्रभाव साहित्य पर यदि और उसका उत्थान यदि विस्तार से यदि उसका उत्थान यदि हमको देखने को मिलता है, उत्थान रूप देखने को मिलता है, तो वो है द्विवेदी युग। एक मैं उदाहरण दूं इस काल के देश प्रेम पर आधारित एक कविता। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो प्यारे छात्राओं, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इस युग में मतलब जड़ तक जाने के पश्चात उत्सर्ग और बलिदान के माध्यम से खोई हुई जो अस्मिता है, हम किस तरह से एक गुलाम भारत में जी रहे थे और कहीं न कहीं अपनी उस खोई ही अस्मिता को, स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना चाह रहे थे। तो लोगों में उसी स्वतंत्रता को पाने की जो कवि हैं, पाने के लिए देश की जनता में एक भाव अपनी कविता के माध्यम से जगाते थे। वे अपनी कविता के माध्यम से आह्वान करते हुए कहते हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से कभी ना डरना होगा,
प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही अपनी देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए इस काल में बेहद ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उनकी एक दो पंक्ति देख लीजिए। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, और मृतक समान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस काल में देशभक्ति से परिपूर्ण बहुत सारी रचनाएं हुई। और जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो भारत भारती जो कृति है, उस पर अंग्रेजी सरकार ने तो जब्त कर लिया था और प्रतिबंध लगा दिया था। तो दूसरी प्रवृत्ति और दूसरी विशेषता इस काल की थी, वो विशेषता थी सामाजिक समस्याओं का चित्रण। बच्चों, जो साहित्यकार होता है अपने युग का एक सजग क्या होता है, वो हर चीज़ को बारीकी से देखता है। उस समय के समाज में क्या कुछ घट रहा है, कहीं न कहीं उसका जो भी वह देखता है, जो भी वह महसूस करता है, उसका जो प्रतिफलन, उसका परिणाम उनके रचना में, उनके साहित्य में हमें वो स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। तो समाज में कोई कमी, कोई विसंगति है, तो उसे अपने कविता के माध्यम से, साहित्य में, रचना में प्रकट करना, ये साहित्यकार का मुख्य कर्म होता है, उसका धर्म होता है। तो इस युग को यदि हम सामाजिक सुधार के दृष्टि से देखें तो सुधारवादी युग भी, कुछ लोग इस काल को, द्विवेदी युग को सुधारवादी युग या सुधारवादी काल भी कहते हैं। इस युग के कवियों ने जितने भी उस समय की सामाजिक समस्याएं थी, जैसे दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह, इन सभी विषयों को इन्होंने अपने साहित्य में कहीं न कहीं कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से स्थान दिया। मैथिली शरण गुप्त जी नारी के दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। द्विवेदी युग की काव्य धारा ने जितने भी मतलब उस समय की उपेक्षित वर्ग थे, चाहे वो नारी हो, सभी को एक अपने साहित्य में, अपनी कविताओं में स्थान दिया। जैसे यशोधरा के माध्यम से गौतम बुद्ध की पत्नी का, साकेत के माध्यम से उर्मिला का, और विष्णुप्रिया के माध्यम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की पत्नी के उत्सर्ग को उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है। यशोधरा की पंक्तियाँ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कहते हैं कि सखी वे मुझको कह कर जाते, प्रीतम के प्राणों को पल में स्वयं सुसज्जित करके भेज देती रण में, छत्र धर्म के नाते सखी ये मुझसे कह कर जाते। माफ़ करना, ये शायद साकेत की पंक्ति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने वैदेही वनवास और प्री प्रवास के माध्यम से भी जो उपेक्षित नारी हैं उनकी उपेक्षा को, अपने नारी की उपेक्षाओं को अपने जो प्री प्रवास ग्रंथ है उसमें उठाने का कोशिश किया है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या विशेषता हमें दिखाई देती है इस काल की, वो है नैतिकता एवं आदर्शवाद। द्विवेदी युग की यदि हम देखें तो इस काल की ज़्यादातर रचनाएं नीतिपरक थी और आदर्शवादी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदर्श के और नैतिकता के प्रबल पक्षधर थे, प्रबल समर्थक थे। जैसे कि हम जानते हैं इसके पहले जो रीतिकाल खंड था, उस काल में का मुख्य विषय था श्रृंगारिकता, और वो दरबार में रहते थे और श्रृंगार परक रचनाएं करके अपने जो आश्रयदाता राजा हैं उन्हें खुश करना उनका मुख्य कर्म धर्म था। लेकिन इन्होंने भी पौराणिक कथाओं को
और राधा कृष्ण के प्रेम को इस काल में भी इन्होंने अपना विषय वस्तु बनाया, लेकिन इनका उद्देश्य श्रृंगार वर्णन करना नहीं था। जैसा कि हरिऔध जी जो हैं अपनी प्रिय प्रवास में और मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में, राम नरेश त्रिपाठी जी मिलन में आदर्शवादी रूप प्रस्तुत किए हैं। और जो राधा श्रृंगार की वस्तु थी रीतिकाल में, वही राधा एक लोक सेविका के रूप में, समाज सेविका के रूप में इनकी प्रिय प्रवास नामक कृति में दिखाई देती है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम इस काल की एक और प्रमुख प्रवृत्ति थी जिसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो है इतिवृत्तात्मकता। निश्चित तौर से आप लोगों के लिए ये जो शब्द है इतिवृत्तात्मकता, ये बिल्कुल नया शब्द होगा। जैसा कि इस शब्द में जुड़ा है वृत्तात्मकता, तो इसका अर्थ ही है कथापरक वर्णन या वस्तुपरक वर्णन। इस तरह की प्रवृत्ति को इतिवृत्तात्मकता कहते हैं, जिसमें कथात्मकता हो, जिसमें आख्यान की प्रवृत्ति हो। कुल मिलाकर के वस्तु का वर्णन या फिर पौराणिक कथाओं का वर्णन करना, ये इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। इस इतिवृत्तात्मकता में आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता हमें ज़्यादा दिखाई देती है। पर और यही कारण है कि इतिवृत्तात्मकता या पौराणिक कथाओं पर आधारित रचना इस काल की मुख्य प्रवृत्ति होने के कारण द्विवेदी युग में प्रबंधात्मक रचनाएं हमें या खंड काव्य के रूप में देखें या महाकाव्य के रूप में देखें, अधिक रची गई और हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत को ही ले लें, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, ये सभी प्रबंध काव्य है। इसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास, वैदेही विनाश, ये सभी रचनाएं कुल मिलाकर के कथा प्रधान है, इतिवृत्तात्मकता की जो प्रवृत्ति है उससे ओतप्रोत है। आगे चलते हैं। इस काल में प्रकृति चित्रण यूँ तो हम आदि काल से लेकर के यदि हम अभी वर्तमान समकालीन साहित्य तक पर गौर करें तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो प्रकृति चित्रण, क्योंकि प्रकृति से जो मनुष्य का जो संबंध है वो कभी अलग नहीं हो सकता, और हर युग में हर काल में जो कवि है वह भी प्रकृति से अटूट रूप से जुड़ा रहता है, प्रकृति प्रेमी होता है स्वाभाविक रूप से कवि। तो निश्चित तौर से द्विवेदी युग में के जितने भी साहित्यकार हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में प्रकृति का और भारत की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरती है, उनके दृश्य हैं, चाहे यहाँ के पर्वत, पठार, नदी, झरने, पेड़ पौधे, सबको इन्होंने अपने काव्य का जो कहा जाए एक अंग बना करके कहीं न कहीं इन्होंने प्रकृति चित्रण का कार्य भी किया है। प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों में श्रीधर पाठक जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, हरिऔध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्होंने प्रकृति को कहीं पर आलम्बन के रूप में स्वीकार किए हैं, कहीं पर मानवीकरण के रूप में, तो कहीं पर उद्दीपन के रूप में प्रकृति का इन्होंने चित्रण किया है। आप लोगों के सामने मैं श्रीधर पाठक जी की उनकी जो एक रचना है जिसे हम कश्मीर सुषमा या कश्मीर के सौंदर्य पर आधारित वर्णन कहते हैं, वहाँ उनकी दो पंक्ति, प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक, छवि छिन छिन धारती, क्षणिक छवि छिन छिन धारती। अगली इस काल के प्रमुख विशेषताओं में अगली विशेषता है वो है काव्य रूप में विविधता। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में जो जितनी भी काव्य रचनाएं हुई उनमें विविधता देखी जा सकती है। एक तो इन्होंने मुक्त कुछ कविताएं रचना की, मुक्त
इनकी मुख्य विशेषता, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली बिंदु में बताया, इतिवृत्तात्मकता थी। और इतिवृत्तात्मकता प्रवृत्ति होने के कारण पौराणिक कथाओं का इन्होंने वर्णन किया, जो कि प्रबंध काव्य रचना के लिए ज़्यादा अनुकूल था। तो इन्होंने प्रबंध काव्य की रचनाएं तो की ही की, साथ ही इन्होंने कुछ मुक्तक काव्य की भी रचनाएं की। यदि प्रबंध काव्य की रचना के रूप में देखें तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि जी के महाकाव्य एक है, वो भी बहुत प्रमुख है। जयद्रथ वध है, पंचवटी, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वप्न, ये सभी खंड काव्य हैं। इस कालखंड में जैसा कि मैंने बताया कुछ गीत भी लिखे गए, मुक्तक काव्य भी लिखे, लेकिन ज़्यादा सफलता इस काल के कवियों को मिली वो है प्रबंधात्मक कृतियों में। फिर हम आते हैं अगली विशेषता, वो है छंदों में विविधता। यूँ तो हम देखें तो छंदबद्ध काव्य की रचना जो आदि काल है और भक्ति काल है और आपके रीति काल है, इसमें छंदों की रचना अधिक होती थी। खड़ी बोली हिंदी में जब कविता की रचना की गई तो कहीं न कहीं छायावाद, और छायावाद के बाद हम आगे चर्चा करेंगे प्रगतिवादी युग है, और सब समकालीन कविता तो बिल्कुल छंद मुक्त हो गई। फिर भी द्वितीय युग में कुछ संस्कृत के छंदों का और हिंदी के छंदों का प्रयोग करते हुए उन्होंने काव्य की रचना की। तो इस काल में दोहा, सवैया, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ, गीतिका, हरिगीतिका, लावनी, वीर आदि विविध छंदों का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में किए हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी और जयशंकर प्रसाद ने भी इन छंदों के प्रयोग में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। तो इस तरह से हम आज आप लोगों के सामने द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मुख्य मार्गदर्शन में पूरे साहित्य की रचना हुई थी। इस युग के कवियों ने श्रृंगारिकता से अलग हट करके राष्ट्रीय भावधारा पर आधारित काव्य की रचना की और रूढ़िवादिता और जड़ता से अलग हट करके रचना की। इनके काव्य में तमाम प्रवृत्तियां देखने को मिली। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भाषा के परिष्कार में, राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने में इस काल के रचनाकारों की महती भूमिका रही। तो आगे हम छायावाद जो कविता है उसकी प्रवृत्ति और उसके प्रमुख रचनाकारों के नाम और रचनाओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी मित्रों को, प्यारे बच्चों को, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।